पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन। तो सीएसएफ फ्लूइड है, उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? कोरोइड प्लेक्सस में। कोरोइड प्लेक्सस है जो आप इमेज में देख सकते हो। ये देखो इधर जो दूसरी इमेज है, इसमें ये है, ये पार्ट है वो कोरोइड प्लेक्सस है, जो कि वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये देखो 4 वेंट्रिकल होते हैं, 2 तो लेटरल होते हैं, ये वाले 1 और 2। ये होता है थर्ड वेंट्रिकल और ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। ठीक है। और भी आप पार्ट देख सकते हो, देखो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पॉन्स मेडुला, ऑप्टिक नर्व, हाइपोथैलेमस, वेंट्रिकल्स, सेरिब्रम और सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड। The choroid plexus is the network of blood vessel and specialized epithelial cells located within the ventricle of the brain. It play a crucial role in the production of cerebrospinal fluid. ये क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल है, और जिसमें क्या कौन सेल होती है? एपिथेलियल सेल होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कोरोइड प्लेक्सस में कौन सी सेल होती है। और cerebrospinal fluid flow in the सब अरेकिनोइड स्पेस। ये सब अरेकिनोइड स्पेस कौन सा होता है? विच इज़ बिटवीन द अरेकिनोइड मैटर एंड पायामेटर लेयर ऑफ द मेनिंजेस। तो ये अपना बोन है, स्कल है, इसके अंदर जो ये अरेकिनोइड है मैटर है और ये पायामेटर है, इसके बीच में जो है इसको बोलते हैं सब अरेकिनोइड स्पेस। तो इसके बीच में इसका है जो फ्लो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, इसके बीच में फ्लो होता है। सिक्रेटेड बाय कोरोइड प्लेक्सस इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। शुगर कंटेंट होता है इसमें 50 से 80 ml। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीएसएफ फ्लूइड है उसमें शुगर की मात्रा कितनी होती है? नॉर्मल। प्रोटीन की मात्रा 15 से 45 mg पर DL। क्लोराइड की मात्रा 700 से 760 तक। और इसमें एरिथ्रोसाइट है वो अब नहीं पाई जाती, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, 0 एरिथ्रोसाइट पाई जाती है इसमें। एरिथ्रोसाइट क्या होता है? आरबीसी को बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट है वो वाइट ब्लड सेल है, बहुत ही कम मात्रा में, नॉर्मली पर mm³ में 1 सेल से भी कम। ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जैसे व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो क्या करेक्टरिस्टिक है? हाई प्रोटीन कंटेंट भी नहीं है, हाई ग्लूकोज कंटेंट भी नहीं है, और क्लियर एंड कलरलेस अपीयरेंस होता है इसका। ठीक है। और नॉर्मल अगर प्रेशर का पूछा जाए तो 10 से 20 mmHg इसका प्रेशर होता है। ऑप्शन बी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है? 100 से 150 ml होती है। और लंबर पंक्चर क्यों किया जाता है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लंबर पंक्चर? उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को विड्रॉ किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए। कोई इन्फेक्शन हो गया है उसमें, या ओवर प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, या कम प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, ये सब देखने के लिए लंबर पंक्चर करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को देखने के लिए। अब इसमें नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 70 to 90। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है कि ये आप इमेज देख सकते हो, ये काय की इमेज है? किस चीज़ की इमेज है ये एक हॉस्पिटल में एक इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है, और जनरली प्रत्येक हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में सर्जन की पोस्ट होती है उसमें ये इंस्ट्रूमेंट तो पाया जाता है। तो जनरल सर्जन की जहाँ भी पोस्ट है तो वहाँ ये इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं प्रोक्टोस्कोप। और ये काय के लिए? इसको रेक्टोस्कोप भी बोलते हैं। एनाल कैविटी, रेक्टम और सिग्मोइड कोलन के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है। A proctoscope is a short, straight, rigid, hollow metal tube and usually a small light bulb mounted at the end.
इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ वाइल ए रेक्टोस्कोप है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज है, ये काई की है, आपको कमेंट में बताना है। चलो देख लेते हैं। इसको बोले हैं केली रिट्रैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान से देख लीजिए। केली रिट्रैक्टर, रिट्रैक्टर क्या होता है, किसी, अब देख लो रिट्रैक्टर क्या होता है, अभी अभी पढ़ के बता देता हूँ। केली रिट्रैक्टर इज ए हैंड हेल्ड सर्जिकल डिवाइस दैट अलाउ सर्जन टू रिट्रैक्ट, मतलब पुल बैक, पीछे खींचने के लिए। जो सर्जिकल कट लगाया जाता है उसमें जो चमड़ी है उसको पीछे खींचने के लिए और उधर जगह बनाने के लिए ये काम में लिया जाता है, केली रिट्रैक्टर। अगली इमेज देख लो आप, ये काई की है, और ये इमेज बेस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो इमेज है ये एम्बू बैग है, तो देख लेते हैं। और ये जो इमेज है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब की है। तो एम्बू बैग है वो, एक बार ध्यान से देख लीजिए इमेज। एम्बू बैग आल्सो नोन एज बीवीएम, बैग वाल मास्क भी बोलते हैं इसको, इज ए हैंड हेल्ड टूल used to provide positive pressure ventilation to a patient who is not breathing or is breathing inadequately. It is commonly used in emergency situations such as cardiac arrest, respiratory failure, anesthesia और intubation. जब पेशेंट वो प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं ले पाता और बहुत ही कम ब्रीथिंग ले रहा है, तो एम्बू बैग है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए और लंग्स को एक्सपेंशन करने के लिए ये एक मास्क है, बैग वॉल मास्क। ठीक है, और इसमें देखो कंसिस्ट ऑफ, एम्बू बैग कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक बैग होता है, रिजर्वायर बैग होता है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और एक वाल्व होता है जो एयर फ्लो को कंट्रोल करता है, और एक मास्क होता है जो पेशेंट के नोज़ और माउथ पे फिट होता है। ठीक है, वापस देख लीजिए, ये देखो रिजर्वायर बैग, ये वाल्व और ये मास्क। अगला है एन ईटी ट्यूब इज फ्लेक्सिबल और रिजिड ट्यूब इंसर्टेड इनटू द ट्रेकिया वाइंड पाइप, ट्रेकिया को वाइंड पाइप भी बोलते हैं टू। तो ईटी ट्यूब क्या है कि ये फ्लेक्सिबल और रिजिड एक ट्यूब होती है जिसको ट्रेकिया में इंसर्ट करते हैं सिक्योर एयरवे बनाने के लिए, लंग को एस्पिरेशन, प्रोटेक्ट द लंग फ्रॉम एस्पिरेशन, प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन और फैसिलिटेट सक्शनिंग ऑफ द सिक्रेशन। ईटी ट्यूब की साइज़ देख सकते हो आप, न्यूबॉर्न के लिए 2.5 से 3 mm वाली इंटरनल डायमीटर वाली, इन्फेंट के लिए जिसकी उम्र 3 से 12 महीने है 3 से 3.5, टोडलर के लिए 3.5 से 4। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है पिछले एग्जामों में। फिर इस 2 से 5 साल वाले बच्चे के लिए 4 4.5, 5 से 12 साल वाले के लिए 5 से 6 mm, और अडल्ट के लिए 7 से 8 फीमेल, और मेल के लिए 8 से 9, और 12 से 18 साल वालों के लिए 6 से 7। ये आपको याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये इमेज, ये इमेज है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब की। इज ए कैथेटर दैट इज इंसर्टेड इनटू द ट्रेकिया फॉर द प्राइमरी पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ए पेटेंट एयरवे एंड टू एंश्योर द एडिक्वेट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको ट्रेकिया में डालते हैं और एयरवे को पेटेंट करने के लिए, जिससे क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मोमेंट होता रहे। चलो देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है ईटी ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ईटी ट्यूब को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बता देते हैं और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को ईटी ट्यूब बता देते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग है, इनमें कोई भी कंपैरिजन एक दूसरे का यूज़ एक दूसरे की जगह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब डिफरेंस देख लो। इंसर्शन साइट है वो ईटी ट्यूब तो माउथ और नोज़ के थ्रू ट्रेकिया में डाली जाती है, और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है वो ट्रेकिया के थ्रू, मतलब एक सर्जिकली नेक में कट लगाया जाता है और वहाँ से डायरेक्ट नेक के थ्रू जो कट लगाया जाता है सर्जिकल कट उसमें डाली जाती है। ड्यूरेशन ऑफ यूज़ है वो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए ईटी ट्यूब डालते हैं और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं। ईटी ट्यूब में जो कफ है वो हाई प्रेशर का होता है, और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में जो कफ है वो लो प्रेशर का होता है। अब इसकी साइज़, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की साइज़ देख लो, ईटी ट्यूब की साइज़ तो अपन ने देखी थी, इसमें देख लो, ये आप देख लेना,
मैं अब पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके ये देख लेना, इससे में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर अपन हॉस्पिटल में जो सिलेंडर यूज होते हैं कौन कौन से हैं, मोस्टली ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेडिकल एयर सिलेंडर, नाइट्रोजन सिलेंडर और कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर है वो तो सबको पता ही है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड है सिलेंडर है वो एनेस्थीसिया देने के लिए। और मेडिकल एयर सिलेंडर है वो इंसफलेशन इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ए कैलिब्रेशन गैस फॉर इक्विपमेंट। और नाइट्रोजन सिलेंडर है वो often used to powering pneumatic tool as a cryogen for freezing। और कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर है यूज्ड फॉर प्रोसीजर लाइक इंसफलेशन इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ए कैलिब्रेशन गैस फॉर इक्विपमेंट। इनका कलर देख लीजिए, कलर से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन सिलेंडर का कौन सा कलर होता है। अगला क्वेश्चन है विच मसल इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडक्शन ऑफ द आर्म। आर्म के एडक्शन के लिए कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल होती है। एडक्शन और अबडक्शन दो चीज़ होती है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एडक्शन, किसको एडक्शन बोलते हैं और किसको अबडक्शन बोलते हैं। तो अबडक्शन तो होता है कि मिड लाइन से हाथों को बाहर की तरफ ले जाना, उसको बोलते हैं अबडक्शन। और वापस बाहर से अंदर की तरफ मिड लाइन की तरफ लाना, उसको एडक्शन बोलते हैं। मैं आपको इमेज से समझाता हूँ, देखो ये अबडक्शन है, हाथों को इधर की तरफ ले जाना अबडक्शन है, और वापस मिड लाइन की तरफ लाना एडक्शन है। अब देखो इसमें आंसर है पेक्टोरलिस मेजर, जो एडक्शन में हेल्प करती है। देखो ये रही पेक्टोरलिस मेजर, ये मसल है, ये डेल्टोइड है, ये लेटिसिमस मसल है, और ये है बाइसेप ब्रेकाई। अगला क्वेश्चन है विच आर्टरी सप्लाई द मेजोरिटी ऑफ द ब्लड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन सी आर्टरी है वो मेजोरिटी ऑफ ब्लड सप्लाई करती है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये वाली सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो मेजोरिटी ऑफ इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन वो कैसे काम करता है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछी गई है। तो ये क्या करता है, विटामिन के का एंटागोनिज्म है। अब देखो वारफेरिन प्राइमरली वर्क्स थ्रू विटामिन के एंटागोनिज्म। इट इनहिबिट्स द एंजाइम विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज which is crucial for the synthesis of vitamin K dependent clotting factor such as factor 2, 7, 9 and 10 and anticoagulant protein C and S. By reducing the availability of active vitamin K, warfarin decreases the production of these clotting factor, thereby exerting its anticoagulant effect. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट प्रेजेंटिंग विद एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। तो इसमें देखो इनिशियल ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एस्पिरिन रहेगा। बाकी ट्रीटमेंट भी देते हैं पर इनिशियली सबसे पहले एस्पिरिन ही देने हैं अगर कंफर्म हो जाए कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है। देखो द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट प्रेजेंटिंग विद एन एक्यूट एमआई टिपिकली इंक्लूड एस्पिरिन। एस्पिरिन हेल्प कैसे काम करती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है, और प्लेटलेट ही है जो ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। मॉर्फिन, एंटीजी और बीटा ब्लॉकर भी यूज़ करते हैं, पर एस्पिरिन है वो सबसे पहले काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइलिन शीथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ है उसका डिस्ट्रैक्शन होना क्या कहलाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है characterized by destruction of myelin sheath in the central nervous system. This autoimmune disease leads to formation of plaque in the brain and spinal cord, disrupting nerve signal transmission and causing a variety of neurological symptoms. Next question है which condition is often associated with a barking cough in the children. चिल्ड्रन में बार्किंग कफ है तो वो किससे संबंधित है, क्रूप से। क्रूप क्या होता है, क्रूप इज ऑफन एसोसिएटेड विथ ए बार्किंग कफ इन द चिल्ड्रन। क्रूप और क्रूप को दूसरा नाम है लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रूप का दूसरा नाम क्या है? लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, कई बार पूछा गया है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टिंक्टिव कप दैट साउंड लाइक ए सील बार्किंग अलोंग विथ स्ट्रीडोर, a high-pitched wheezing sound, and sometimes hoarse noise. It is typically caused by a viral infection leading to inflammation of the upper airway. अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है अभी देख लेते हैं आगे। ये देखो, प्राइमरी फॉलिकल से डेवलपिंग फॉलिकल, फिर ओवम, और फिर ये फॉलिकल रप्चर्ड हो जाता है तो ओवेरियम, और सॉरी ओवम है जो बाहर आ जाता है, और जो रप्चर्ड फॉलिकल है ये कन्वर्ट होता है कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसमें प्रोसेस क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो और फिर देखो यहाँ से देखो, ये ओवुलेशन हो गया। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो सर्ज ट्रिगर द ओवुलेशन विच इज़ द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल इन द ओवेरी। मेच्योर फॉलिकल है, इससे ओवेरी मेच्योर फॉलिकल से ओवम निकल गया तो उसको बोलते हैं ओवुलेशन। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर द एग इज रिलीज्ड, एग रिलीज हो गया, LH कंटिन्यू टू एक्ट ऑन द रेमनेंट ऑफ द फॉलिकल। ये जो बाहर निकल गया तो ये पीछे जो शेष बचा है वो रेमनेंट रप्चर्ड फॉलिकल। द फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द कार्पस ल्यूटियम। ये जो फॉलिकल है यही इसका ही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। हार्मोन प्रोडक्शन, फिर होता है हार्मोन प्रोडक्शन। द कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड सम एस्ट्रोजन। कुछ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है और बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्टेरॉन इज क्रूशियल फॉर प्रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियम फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग। प्रोजेस्टेरॉन है वो यूट्राइन लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसको प्रिपेयर करती है ताकि एग है वो आसानी से इम्प्लांट हो जाए। फिर अगली प्रोसेस है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। भाई यहाँ तक तो काम हो गया कि इसने प्रिपेयर कर दिया कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रेगनेंसी के लिए। अब प्रेगनेंसी होती ही नहीं है तो इफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांट डू नॉट हैपन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। ये क्या करता है? डीजेनरेट हो जाता है, फिर ये खत्म हो जाता है और इसका बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने के बाद कौन सी संरचना में बदल जाता है। तो कॉर्पस एल्बिकेंस ए नॉन फंक्शनल स्कार टिश्यू है एंड हार्मोन लेवल ड्रॉप लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। हार्मोन लेवल ड्रॉप हो जाता है और फिर वापस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। और अगली कंडीशन है कि अगर प्रेगनेंसी अक्कर, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो if fertilization occur the corpus luteum continue to produce progesterone for the first trimester until the placenta take over the hormone production। जब तक ये क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरोन को ये प्रोड्यूस करता रहेगा जब तक कि प्लेसेंटा है वो हार्मोन नहीं बनाने लग जाए। इसकी जगह यही हार्मोन फिर प्लेसेंटा बनाने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेडिकेशन इज ए कॉमन ट्रीटमेंट फॉर ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD में कौन सी मेडिकेशन है वो? मिथाइल फेनिडेट। मिथाइल फेनिडेट इज कॉमन medication used to treat ADHD. Methylphenidate is a stimulant that helps increase attention and decrease impulsivity and hyperactivity in individual with ADHD. चलो ये हो गए पूरे क्वेश्चन। यहाँ से लेकर वापस एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। CSF बनता है कोरोइड प्लेक्सस में, शुगर कंटेंट होता है 50 से 80, प्रोटीन 15 से 45,
सेल काउंट एरिथ्रोसाइट नहीं पाई जाती है। काम क्या है, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड इंजरी। और इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, क्लियर एंड क्लियरलेस होता है। प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर 10 से 20, नॉर्मल वॉल्यूम है वो 100 से 150। और LP है लंबर पंक्चर है वो CSF को देखने के लिए किया जाता है। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वो 70 to 90। ये प्रोटोस्कोप है, ये कैली रिट्रैक्टर है, ये एम्बू बैग है, और ये ET ट्यूब है, और ये ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है। और इनकी साइज़ देख लो, ऑक्सीजन सिलेंडर और पेक्टोरल मेजर मसल जो एडक्शन के लिए, एडक्शन अबडक्शन देख लो। और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो मेजोरिटी ऑफ द ब्लड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वारफेरिन की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है विटामिन के एंटागोनिज्म। और MI में प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो एस्प्रिन। और माइलिन शीथ का डिजेनरेशन है वो इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहलाता है, और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। और क्रोप को लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट के लिए LH हार्मोन जिम्मेदार है। और ADHD के ट्रीटमेंट में मिथाइल फेनिडेट देते हैं। तो कैसा लगा आपका वीडियो? कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।